अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। नाज़रीन, पाकिस्तान में सनफी बुनियाद पर ख़वातीन पर तशद्दुद अब ये बहरान की शक्ल एक इख्तियार करता जा रहा है और इस बहरान का एक संगीन और अफसोसनाक पहलू जो है वो है गैरत के नाम पर बेदर्दी से सरेआम ख़वातीन का तवातुर से कत्ल किया जाना। और इस पहलू का जो अलमिया है वो ये है कि अब सिर्फ ये दूर दराज और पासमानदा इलाकों तक ही महदूद नहीं है ये जुर्म, बल्कि शहरों तक फैल चुका है, ये नासूर की तरह फैल चुका है। पिछले हफ्ते बलूचिस्तान का इलाका डगारी, यहाँ से जरगे के हुक्म पर एक खातून और मर्द को गैरत के नाम पर कत्ल के वाक़े की गूंज अभी थमी नहीं थी कि 2 रोज़ पहले रावलपिंडी का इलाका है, यहाँ से 18 साल की लड़की की जरगे के फैसले पर गैरत के नाम पर कत्ल की खबर हमारे सामने आ जाती है। फिर कल बदीन के इलाके से एक दादा के हाथों 22 साल की पोती की गैरत के नाम पर जान लेने की दिलखराश खबर आ जाती है। ये तो वो इत्तलात हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू या किसी न किसी ज़राए के थ्रू खबर की सूरत में हमारे सामने आ जाती है, लेकिन आम तासुर यही है कि बेशतर ऐसे इंसानियत सोज जराइम नाहक कत्ल के लिए कीमती जानों के साथ ही मनो मिट्टी तले दब जाते हैं और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनके मुताबिक 2024 में पाकिस्तान भर में 500 के करीब ख़वातीन गैरत के नाम पर कत्ल हुई थी। इनमें से पंजाब में 178, सिंध में 156, खैबर पख्तूनख्वा में 124, बलूचिस्तान में 33 और इस्लामाबाद से 2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद से मुतालिक पिछले साल वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के जेंडर गैप इंडेक्स में पाकिस्तान आखिरी नंबर से एक कदम पीछे यानी 145वें नंबर पर था और इससे नीचे सिर्फ और सिर्फ एक मुल्क जिसका नाम सूडान है वो 146वें नंबर पर मौजूद था। इसी तरह सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इनकी 2024 की रिपोर्ट है जिसमें वो कहते हैं कि जहां एक तरफ दुनिया भर में 30% ख़वातीन को तशद्दुद का सामना करना पड़ता है, वहीं पाकिस्तान में 90% ख़वातीन अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में तशद्दुद का सामना करती हैं। ये तमाम बातें, ये आदाद शुमार अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नए नहीं हैं और इनमें कुछ कमी भी नहीं आ रही है। 2018 में भी इस तरह की खबरें आई थी कि सिंध के शहर घोटकी में गैरत के नाम पर कत्ल किए जाने वाले अफराद का बाकायदा तौर पर कब्रिस्तान मौजूद है जिनकी कब्रों के बाकायदा निशानात मिटा दिए जाते हैं, लेकिन अब वहाँ कब्रिस्तान तो मौजूद नहीं है, लेकिन गैरत के नाम पर अब भी कत्ल की जो सूरत हाल है वो जारी है। अब इस तमाम तर सूरत हाल में ना ज़रूरत इस बात की है कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद और गैरत के नाम पर होने वाले जराइम को रियासत के ख़िलाफ़ जुर्म का दर्जा दिया जाए, जुर्म करार दिया जाए इसे। अगर कोई ख़ानदान ऐसे केसेस की पैरवी नहीं करता तो इंसाफ के हुसूल तक रियासत को मुकदमे की पैरवी करनी चाहिए। गैरत के नाम पर कत्ल की रोकथाम के लिए रियासत कानून के नफाज समेत सख्त तरीन इक़दाम उठाए। ऐसे जराइम की रोकथाम के लिए मजबूत तरीन पुलिस सिस्टम समेत कम्युनिटी की सतह पर एक मैकेनिज्म तैयार होना चाहिए और उसे नाफिज करना चाहिए और ये करना होगा। सबसे बढ़कर यहाँ हम सबको बतौर माशरा ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने घर में ये बात शिद्दत से समझाने की ज़रूरत है कि औरत, वो चाहे कोई बेटी है, बहन है, बीवी है या वो किसी भी रिश्ते से जुड़ी हुई है, वो भी एक इनफरादी हैसियत रखने वाली इंसान ही है, किसी की ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं है। और किसी भी औरत को बेदर्दी से कत्ल कर देना गैरत हरगिज़ नहीं है, बल्कि बड़े वाज़े लफ्ज़ों में कहना चाहती हूँ कि बेगैरती है ये। मेरे साथ प्रोग्राम में सीप दानी साहब मौजूद हैं, CPO रावलपिंडी हैं, अब्दुल रहीम खासकेली साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं जो कि DSP बदीन है। मैं आप दोनों मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ। खालिद हमदानी साहब, सबसे पहले ज़रा मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। सिदरा का वाक़या हमारे सामने आया, जो सिदरा का केस था, इसके बारे में क्या पता चल सका सर? अगवा था ये? पुलिस कैसे इसके कत्ल के मामले तक पहुँची है जिसकी कब्र तक के निशानात मिटा दिए गए हैं? इस वाक़े की जो इब्तिदा हुई, हमें 20th ऑफ दिस मंथ को एक एप्लीकेशन मेरी ऑफिस में हमें एक रिसीव हुई कि एक लड़की को अगवा करके कश्मीर ले जाया गया है। हमने फ़ौरन उसकी FIR की और जो उस एप्लीकेशन का जो एप्लीकेंट है वो अपने आप को उस खातून का उसने ज़ाहिर किया कि वो उसका शौहर है। जो ही हमने इस केस की तफ्तीश को आगे बढ़ाया और लोकल इंफॉर्मेशन से और टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द डाटा और बाकी हमें जो पुलिस मुख्तलिफ एंगल से तफ्तीश करती है, तो हमें शक पड़ा कि इस लड़की को कश्मीर से वापस लाकर कत्ल कर दिया गया है। और जैसे फिर हमने तफ्तीश को आगे बढ़ाया
तो इसमें बहुत सारे बड़े टेरिबल किस्म के और चीज़ें हमारे पास सामने आई कि लड़की को ना सिर्फ वापस बुलाया गया, घर में लाकर फैमिली मेंबर्स बैठे, देयर कजन्स विद ईच अदर, दो फैमिलीज हैं यहाँ पे, उन्होंने एक जरगे की सूरत में ये फैसला किया और लड़की को एक कमरे में कत्ल करने के बाद बारिश हो रही थी उस रात 17th ऑफ दिस मंथ, 1 घंटे में कब्र तैयार की गई और फिर उसके बाद लड़की को वहाँ पर डेड बॉडी को ले जाया गया एक रक्शे में और वहाँ पर दफना दिया गया। तो जब ये चीज़ें हमारे सामने आई तो हमने उसी एप्लीकेशन को जो कि अगवा की थी उसको हमने मर्डर में कन्वर्ट किया, और जो जैसे अभी आप बात कर रही थी कि ऐसे केसेस की रियासत ही मुद्दई होती है, तो हमने पुलिस की मुद्दईयत में कत्ल का मुकदमा दर्ज किया है। फिर हम पूरे जो सस्पेक्ट्स इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो इन्वॉल्व हैं उनको, क्योंकि अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है केस, तो मैं मोहतात, आई एम बीइंग अ बिट केयरफुल कि आपसे जो चीज़ हम लीगली शेयर कर सकते हैं वही शेयर कर रहे हैं कि कुछ अरेस्ट कर ली गई हैं और इंशाल्लाह आई एश्योर यू कि इस वाक़े में जो भी मुलविस है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुलविस है, हम इसकी तह तक पहुंच चुके हैं। इसकी पूरी जो पिक्चर है वो हमारे सामने है और इनमें से इंशाल्लाह the law will takes its course। और ये ख्वाहिश भी होगी सर कि जिस तरह से आप इन्वेस्टिगेशन तक पहुंच रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आप इसकी तह तक पहुंच रहे हैं, जिम्मेदारों को कैफर किरदार तक भी पहुंचाया जाए। हमदानी साहब ये फरमाइएगा सर, जिस तरह से आप चीज़ें देख रहे हैं, अनफोल्ड कर रहे हैं, तो क्या इसमें ये पता चल सका है कि इस बच्ची का, इस लड़की का जब कत्ल हुआ है, कत्ल के बाद अगवा की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है सर? जी, कत्ल के बाद ही अगवा को, जिस वक्त मुल्ज़मान को, फैमिली को ये शक पड़ा कि पुलिस इस वाक़े के बारे में सवाल जवाब कर रही है, ऐसा कोई भी वाक़या होता है, वो टेक इट वेरी सीरियसली। हमने अपने तौर पे मालूमात लेने के लिए इलाके में पुलिस भिजवाई और जब लोगों को जो कि इस वाक़े में मुलविस हैं कि उनको मालूम हुआ कि पुलिस इस वाक़े के बारे में मालूमात इकट्ठी कर, तो फॉर द सेक ऑफ कि पुलिस को मिसलीड किया जाए, डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट की जाएं, तो ये अगवा का पर्चा दर्ज कराया गया। लेकिन ये टेक्निकल चीजें होती है जो कि बाद में तफ्तीश की सूरत में इन्हीं के खिलाफ जाती हैं, मुल्ज़मान के खिलाफ जाती हैं ये चीजें। बिल्कुल ठीक। अच्छा हमदानी साहब, हमारे पास एक जुल्म ये भी है ना कि वो ख़वातीन जो जुल्म का शिकार हो गई, उसके बाद मज़ीद उनको जो है वो जुल्म का शिकार किया जाता है, विक्टिम ब्लेमिंग की जाती है, विक्टिम शेमिंग की जाती है। अब कल तक जो हमारे सामने खबरें आ रही थी इस खातून से मुतालिक, वो गैरत के नाम पर कत्ल हो रहा था, गैरत के हवाले से FIR और अगवा के हवाले से FIR दर्ज हो रही थी, लेकिन आज हमारे सामने दूसरा शौहर खातून का आ गया और उसके बारे में भी कुछ चीज़ें अनफोल्ड हुई हैं कि शायद पहले शौहर ने कोई ज़बानी तलाक वगैरह दे दी थी, उसके बाद दूसरी शादी की गई थी। तो ये क्या मामला है, जरा ये भी प्लीज बता दीजिए। देखें, देयर इज नो स्पेस फॉर विक्टिम ब्लेमिंग। जो एक मासूम जान गई है उसको ब्लेम करना, इट वुड बी इनह्यूमन एक्ट। देयर इज नो प्लेस, नो स्पेस फॉर एनी विक्टिम ब्लेमिंग। जहाँ तक पहली शादी होने का ताल्लुक है, वो भी अभी इस्टेब्लिश नहीं हुई, जो कि हमें कश्मीर में इस लड़की को ले जाया गया, जो दूसरा शौहर सामने आया है, जो उन्होंने कोर्ट में जाके मैरिज की है, वहाँ पे शी डिक्लेयर्ड हर सेल्फ एज अनमैरिड, कि उसकी शादी नहीं हुई थी। लेकिन ये तफ्तीश की बातें हैं। द बॉटम लाइन इज कि एक क्रूसम मर्डर हुआ है, एक इंसानी जान को कत्ल किया गया है और कोल्ड ब्लडेड मर्डर है ये, और जिसमें हमदानी साहब ये बड़ी इंपॉर्टेंट आप बात कर रहे हैं, जो कुछ आपको पता चला है अब तक उसके मुताबिक, क्योंकि कोर्ट में निकाह हुआ, कोर्ट में शादी हुई और वहां पर इस बच्ची ने खुद को अनमैरिड डिक्लेयर किया था, लेकिन जो स्टोरीज मुख्तलिफ जराए से और जो लोग बातें कर रहे हैं वो तो कुछ इस तरह की बातें हैं कि बाकायदा तौर पर 2025 में जनवरी में शादी हुई थी, 4 माह बाद ज़बानी तलाक हुई थी, जिसके बाद इसने दूसरी शादी की थी। तो आप बाकायदा तौर पर इस बात की नफी कर रहे हैं कि किसी भी तौर पर निकाह का तो कोई मामला ही नहीं है। ये नहीं, कोई ऐसा मामला नहीं है, और ऐसे केसेस में मुल्ज़मान जो हैं वो डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि जो मर्डर की इन्वेस्टिगेशन होती है वो फैक्ट्स पे होती है, प्रिजम्पशंस, अजम्पशंस पर या डिस्ट्रैक्शंस पर या नॉइज़ और प्रोपेगेंडा पर ऐसे केसेस की तफ्तीश नहीं होती।
तो इन केसेस से पुलिस बिल्कुल मिसलीड नहीं हो रही, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रही। हम फैक्ट्स पर इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। और हमदानी साहब, अभी 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है। 8 लोगों को अभी अरेस्ट किया गया है सर, और जो इस केस का मरकजी मुलजिम है, जो खुद को सिद्रा का शौहर भी कहता है पहला, वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। देखिए, आई विल ट्राई टू बी केयरफुल, क्योंकि बाद में ऐसी ही जो मीडिया टॉक होती हैं, डिफेंस लॉयर्स अपने डिफेंस के लिए टेक्निकल कॉन्ट्रडिक्शंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो इस केस में जितने भी मुल्ज़मान हैं ऑल आर अंडर कस्टडी, मैं यहाँ तक कह सकता हूँ, और उनकी जो अरेस्ट हैं उनको हम फॉर्मलाइज कर रहे हैं, और अगर कोई अरेस्ट नहीं हुआ तो भी उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, और दे आर विद इन द नेट ऑफ द लॉ एंड पुलिस। और हमदानी साहब, वट एवर द स्टोरी इज सर, जो इसमें अफसोसनाक पहलू है ना, वो ये है कि ये वाकया भी, ये कत्ल भी एक जरगे के फैसले पर हुआ है, और जो जरगे का सरदार है, जो सरबराह है इस्मतुल्लाह, इनका भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है पहले से, कोई हवाई फायरिंग वगैरह के वाकयात भी हैं, कुछ तरह के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी मौजूद हैं, पुलिस को डराने धमकाने के वाकयात भी मौजूद हैं। इज इट ट्रू सर? देखिए, पुलिस को कोई डरा धमका नहीं सकता, और ऐसे जो लोकल गली मोहल्ले के अगर कोई गैंगस्टर बनने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती हैं। लोकल एक और इनके खिलाफ हैं एफआईआर, एक जी एफआईआर कुछ हैं इसके खिलाफ। और लेकिन एक मैं बताता चलूं कि ये जो जरगा बताया गया है, थोड़ा सा मैं ये मिसकंसेप्शन दूर करता चलूं। दिस इज रावलपिंडी, द 4th लार्जेस्ट सिटी ऑफ द कंट्री। ऐसा नहीं है कि ग्राउंड में लोग बैठे हैं, जरगे का ऐलान हुआ है, पब्लिक नॉलेज और सबके सामने कोई कत्ल का फैसला हुआ, ऐसा नहीं है। 2 फैमिलीज हैं जो कि घर के अंदर, ज़ाहिर है पुलिस इनग्रेस नहीं कर सकती विद इन द चादर एंड चार दीवारी का तकद्दुस भी हमने रखना होता है। घर के अंदर ही एक कॉन्स्पिरेसी हुई है, साजिश की गई, और लड़की का मर्डर किया गया। घर के अफराद ने मिलकर किया ये, और उसको आप जरगे का नाम दें, इकट्ठ का नाम दें, जो भी उसको आप नाम देना चाहें, इट्स नॉट अ जरगा। और इस तरह के जो फरसुदा निज़ाम है, उस तरह के निज़ामों की हमारे शहरों में कोई गुंजाइश नहीं है। पुलिस इज रॉबस्ट ऑर्गेनाइजेशन, गुंजाइश नहीं है, और हमारे मुल्क में इसकी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए सर। जो गांव देहातों में होते हैं वहां पर भी इसकी कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, और हुकूमत को इसको श्योर करना चाहिए। हमदानी साहब, ये फरमाइए, आप एक यूनियन काउंसिल की बात कर रहे थे जब मैं आपसे इस्मतुल्लाह के हवाले से सवाल कर रही थी, तो कोई सियासी जमात वगैरह से कोई ताल्लुक है, कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन है? we're not sure कि किस पॉलिटिकल पार्टी से उसकी कोई एफिलिएशन है, क्योंकि तफ्तीश अभी हम इब्तदाई मराहिल में है, और हम इसको कोई पॉलिटिकल कलर नहीं देना चाहते। वी डोंट वांट टू एम्ब्रॉयल द होल इशू एंड टू पॉलिटिक्स। इसका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई किसी भी सियासी, मजहबी, जमहूरी जमात से किसी का कोई ताल्लुक हो। जब पुलिस मर्डर की तफ्तीश करती है तो दीज आर मीनिंगलेस थिंग्स। और यूसी लेवल पे जो है वो पॉलिटिकली एक्टिव रहा है चेयरमैन, जो लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शंस होते हैं उसमें, लेकिन इस चीज़ की इसे सब मीनिंगलेस थिंग। और ये इसी फैमिली का मेंबर भी है क्या? क्योंकि आप कह रहे हैं ना कि घर के अंदर ही हुआ है जो भी हुआ। जी, इसी फैमिली के मेंबर है जी, इसी फैमिली के ही हैं। ये सारी एक ही फैमिली है। दे हैव माइग्रेटेड फ्रॉम द अदर प्रोविंस, एक दूसरे सूबे से यहाँ पे सेटल हुए हैं, और लोकल ट्रेडर्स हैं, और छोटा मोटा जैसे बिजनेस होता है, बिजनेस करते हैं, और एक ही कम्युनिटी है, और उसी कम्युनिटी के अंदर रह के उसी कम्युनिटी के जो अफराद हैं उन्होंने। चलिए खालिद साहब, एक्सपेक्ट करते हैं हम आपसे सर, जिस तरह से आप इस मामले को अनफोल्ड कर रहे हैं, इसकी तह तक जा रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं आपसे कि जिस तरह से सरकार इसमें मुद्दइयत में वाक़या दर्ज किया गया है, तो आप इसको मंतकी अंजाम तक भी पहुँचाएंगे, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, मुलव्वस हैं किसी मजलूम के कत्ल में, उनको आप कैफर किरदार तक भी पहुँचाएंगे। प्रोसिक्यूशन आपकी तरफ से बड़ी मजबूत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद। खास के लिए मुझे ज्वाइन करें जो कि DSP हैं बदीन से, वहाँ पर भी दादा ने अपनी पोती को कत्ल किया है, ये क्या वाक़या है, उस पर बात करने के लिए अब्दुर्रहीम मुझे बताइएगा, जो फहमीदा नामी बच्ची का 22 साल लड़की का कत्ल हुआ है, उसके दादा ने खुद पुलिस के
खुद को पुलिस के हवाले किया है। ये क्या मामला है? ये भी गैरत के नाम पर ही कत्ल हुआ है, इसकी क्या तफसील इकट्ठी कर सकी है पुलिस अब तक? मुकदमा जो है वो इसी में सबमेटर और मुकदमा जो है सरकार की मदद में दाखिल किया गया है, जिसमें लड़की का वालिद है, उसका नाम है अली अकबर, और उसके दादा का नाम है आदम अबड़ो, और तीसरा उसका लड़की का अंकल है आलम अबड़ो, 3। और इसमें एक अननोन शख्स है जिसके लिए हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उसमें ये है कि सरकार की मदद में मुकदमे के बाद इन लोगों को अरेस्ट किया गया है, और फर्स्ट जब जैसे ही इंफॉर्मेशन पुलिस को रिसीव हुई तो हमारी पुलिस ने वहां पहुंच के चौकी इंचार्ज ने उधर डेड बॉडी अपने रिकवर की, हैंड ओवर की, और अस्पताल हॉस्पिटल पहुंचाया उसकी जो है पोस्टमार्टम वगैरह के लिए जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं उनको फाइनल करने के लिए। उसके बाद इसका मुकदमा सरकार की मदद में दाखिल किया गया, और इसके बाद हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है SHO है हमारे इंस्पेक्टर अब्दुल सत्तार कबीर SHO PS कड़गंवर, वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और उसमें 3 अक्यूज, जिसमें लड़के बच्ची का दादा, एक वालिद और एक दूसरा उसका जो अक्यूज है अली अकबर उसका भाई, वो अरेस्ट किए गए हैं। और आला कत्ल जो है वो भी लड़की के वालिद जो अली अकबर है जिसने ये कन्फेस किया है और उसे रिकवर किया गया है। अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है इसमें जारी है। ये जो इश्यू, ये जो लड़की का कत्ल हुआ है ये गैरत के नाम पे ही हुआ है, गैरत के कारोबारी के हिसाब से। उसमें ये एक मुकदमा दर्ज किया, वो 302 और 311 भी इसमें ऐड किया गया है, और 34 सेक्शन इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। और ये हम इन्वेस्टिगेशन जो है मेरिट की बुनियाद पर कर रहे हैं। जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे उनको अरेस्ट किया जाएगा और उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। एक तो वजह क्या बनी है कत्ल की, और दूसरा ये कि आप कह रहे हैं कि वालिद भी इसमें मुलव्वस है, भाई को भी अरेस्ट किया है। तो बेसिकली कत्ल किया किसने? दादा ने किया है, वालिद ने किया है, भाई ने किया है? ये इन्होंने मिल के घर में, जब वो लड़की कोई पसंद का शादी करना चाहती थी या वो वैसे वो निकल गई, जब वापस पहुंची इनकी अप्रोच के बाद, तो फिर उन्होंने मिल के इन्होंने शामिल कर दिया। सारे जवाबदार हैं। जो लड़की का वालिद है वो एडमिट कर रहा है कि उसने आला कत्ल से उसने इसको जो है वो गला काटा है उसका, और ये सारे शामिल है इसमें। और भी मजीद तफ्तीश हम कर रहे हैं, जो भी इसमें किरदार आएगा उसको कानून के कटड़े में लाया जाएगा। अच्छा अब्दुल रहीम साहब, सर बदीन में गैरत के नाम पर कारोकारी का इल्जाम लगाकर कई कत्ल हुए हैं, कई सारे ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सर आपके सामने भी कई सारे केसेस आए होंगे, लेकिन सर पुलिस इन्हें रोकने में नाकाम है। अब तक जो केसेस हैं कितने लोगों को आज तक सजा हुई है, ये बताएंगे सर? अभी इसमें पहले का तो मुझे पता नहीं है, अगर होंगे तो प्रोसेस में होंगे कोर्ट्स में, लेकिन ये हमारे जो है हमारे पीरियड का ये जो मुकदमा आया है इसमें किसकी जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है तमाम जो है इसमें बुनियादों पर कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसमें कन्वेक्शन होगी इंशाल्लाह। अच्छा, आपने उस लड़के को भी शामिल तफ्तीश करने की कोशिश की है, या वो लड़का कहाँ पर है जिससे शादी करना चाहती थी फहमीदा, और ये मालूम करने की कोशिश की है कि इनकार क्यों किया उसने? ये हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ये जो भी होगा वो फाइनल जैसे भी होगा तो फिर आगे उसमें प्रोसेस में आएगा। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम में साथ मौजूद थे अब्दुल रहीम साहब, खालिद हमदानी साहब। बात हम कर रहे थे ये जो अचानक से एक बार फिर ये लहर उठी है कि मुख्तलिफ शहरों से हमें मुख्तलिफ इत्तलात मौसूल हो रही हैं। कहीं पर किसी बच्ची को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया, कहीं पर किसी लड़की को कारोकारी का इल्ज़ाम लगाकर कत्ल कर दिया, और उसके बाद होता ये है कि केसेस पड़े रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, और जो कातिल होते हैं वो घूमते रहते हैं बगैर किसी खौफ और ख़तरे की। अफसोसनाक पहलू है। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए और पॉलिटिकल मामलात पर बात करने के लिए मेरे इंतहाई मौजूद मेहमानों में स्टूडियो में मुझे अतर काज़मी साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, ज्वाइन कर रहे हैं। आमिर इलियास राना साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है। मैं आप दोनों मेहमानों की बेहद शुक्रगुजार हूँ। अतर काज़मी साहब, ज़रा हम बात का आगाज़ यहाँ से कर लेते हैं। जो डार साहब की गुफ्तगू हुई और उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब किया, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को सिफारती आइसोलेशन से निकाला है, 9 साल बाद पाक अमरीका वज़राए ख़ारजा की मुलाकात हुई है, इससे पहले आर्मी चीफ व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मिलकर आए थे। आपको लगता है मुस्तकबिल करीब में शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप इनकी मुलाकात हो सकती है, और डार साहब की खुद बतौर वज़ीर ख़ारजा
उनकी आपको कारकर्दगी कैसी लग रही है? देखिए, ऑब्वियसली जाके अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मिलना, फिर इकट्ठा उन्होंने वहाँ पे फोटो सेशन भी करवाया, उससे पहले फील्ड मार्शल साहब की सदर ट्रंप से मुलाकात, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि अमेरिका और पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी करीब आ रहे हैं। अब उसकी वजूहत क्या हैं, जो सेक्रेटरी रोबियो ने भी ट्वीट वगैरह भी की, फाइनेंस डील की भी बात होती है, ट्रेड की भी बात होती है, फिर मिनरल्स का भी वो जिक्र कर रहे हैं, वो भी ये सारी चीज़ें। तो अब देखते हैं कि ये मामलात आगे किस तरफ जाते हैं। अब होता ये है कि हमेशा जब अमेरिका को हमारी ज़रूरत होती है तो तब तो अमेरिका हमारे साथ बड़ा अच्छा होता है, और जब हमें उनकी ज़रूरत होती है तब अमेरिका हमें नज़र नहीं आता। तो अब ये देखने की ज़रूरत है, जिस तरह डार साहब ने, और जब फिर डोनाल्ड ट्रंप हो सामने फिर तो और ही क्वेश्चनेबल हो जाता है। डार साहब ने अटलांटिक काउंसिल में भी बात करते हुए जब उनसे ये क्वेश्चन किया गया चाइना के हवाले से कि आपने असला भी चाइना से खरीदा, उन्होंने कहा जो हमें बेहतर डील देगा हम उससे असला खरीदेंगे, और हमारा आपके साथ दरीना ताल्लुक है, लेकिन वो हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं चाइनीज। तो चाइना को अभी हमने अपसेट नहीं करना, और अमेरिका को भी हमने ये चीज बतानी है कि भाई हमारे खित्ते के अंदर जो हमारे अपने मफादात हैं हमने उसका तहफ़्फ़ुज़ करना है। आपके मफादात हो सकता है कि चाइना से टकराते हों, लेकिन हमारे मैंने आपसे सवाल इसलिए किया था क्योंकि आज सारा दिन फिर ये खबरें जो है ना वो गर्दिश करती रही कि शायद कोई मुलाकात होने जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी रिपोर्ट हो गई थी लेकिन फिर उसके बाद उसको रिवर्ट कर दिया गया था। अनदर सीनियर एनालिस्ट हैं, बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें इनके पास मौजूद होती हैं। आमिर इलियास राना साहब, सर आपके पास बड़ी खबरें होती हैं, तो आप बताइए ना, ये जो आज खबरें रिपोर्ट होना शुरू हुई, कोई मुलाकात होने जा रही है और उसकी शायद डेट फाइनलाइज हो जाए, उसके बाद फिर दोनों स्टेट्स की तरफ से, दोनों ममालिक की तरफ से अनाउंस किया जाएगा, है ऐसा कुछ पाइपलाइन में हो रहा है, कुछ कोई मुलाकात होने जा रही है डोनाल्ड ट्रंप और शहबाज शरीफ के दरमियान? आप किस मुलाकात की बात कर रही हैं? अच्छा, यही मैं पूछना चाह रहा था जो आपने बताया। देखिए, ये मुलाकात अगर होनी है ना तो ये यूएन के विजिट के साथ हो सकती है, क्योंकि 20 तारीख को तो शहबाज शरीफ लंदन में एक कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। वो किस नौयत की होगी, पाकिस्तानियों से खिताब होगा, कुछ होगा, उसकी तैयारी वहाँ पे यूके हाई कमीशन ने कर दी है शुरू, और ज़ाहिर है फिर आगे यूएन का विजिट है, उसके साथ बीच में चांसेस हो सकते हैं। मैं उस मुलाकात को नहीं कह रहा जो हर वज़ीर आज़म की अगर यूएन का स्टार्ट होता है जनरल असम्बली तो वहाँ पे वो शेक हैंड होता है, जो बात आप पूछ रही हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो हाँ, वो तभी होनी है, अभी उसमें टाइम है, आप देख रहे हैं अभी काफ़ी टाइम है, और उससे पहले बहुत कुछ होना है। बहुत कुछ होने से मुराद, मैं तो बड़ा वाज़ेह तौर पे क्लियर कर रहा हूँ कि इंडिया की तरफ से आप किसी मिस एडवेंचर की तवक्को ज़रूर रखें, वो बिल्कुल करेंगे, और मोदी बिल्कुल बाज नहीं आएगा, और हमारी हुकूमत, हमारी रियासत, फ़ौज, हुकूमत सब मिलके इस वक्त वो तैयारियां कर रही हैं। यहाँ हमारे यहाँ मीडिया में ज़ाहिर है कि लगा हुआ है कि जी क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इधर उधर की बातें हो रही हैं। आप आर्मी चीफ के विजिट को, बीजिंग को देखें कि वो क्या हुआ है। आज स्पार्को की तरफ से एक ऐलान आया है। आप इन चीज़ों को मिलाएं कि आर्मी चीफ के दाएं बाएं कौन बैठे हुए थे, वो लोग क्यों जाते हैं ऐसे मौके पे जब जंग बिल्कुल फाइनल आपको समझ आ रही होती है। इंडिया ने अपनी फ़ौजें LOC पे और वर्किंग बाउंड्री के बहुत करीब पहुंचा दी हैं। वो फुल टाइम हजीमत का शिकार है। मोदी से आप बिल्कुल जहन में रखें, और हमारी सारी तवज्जो अब उस लड़ाई की तरफ है जो पाकिस्तान की तरफ, एक तो प्रॉक्सी वार की सूरत में इंडिया ने बहुत बढ़ा दी है। इस पे मैं तफसील से आपसे बात करती हूँ। आप दोनों मेहमान, मोअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे साथ ही मौजूद हैं। आमिर साहब से ब्रेक की मुझे कॉल दी जा रही है, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे साथ मौजूद है। डिस्कशन बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है। इंटरनेशनली पाकिस्तान किस तरह से चीज़ों को लेकर चल रहा है, टैकल कर रहा है, उस पर बात हो रही है, और फिर इसी हिस्से में हम आगे चलकर जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उस पर भी बात करेंगे। आपने बात की कि लेफ्ट, आमिर इलियास राना साहब भी कह रहे थे लेफ्ट राइट कौन खड़ा हुआ है, ये भी देखने की ज़रूरत है। इसहाक डार साहब क्या बात करेंगे, भी देखने की ज़रूरत है। तो हम कह सकते हैं क्या अच्छा साहब, इस सिनेरियो में पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका दोनों के दरमियान बैलेंस रखकर आगे बढ़ने में कामयाब हो गया है? मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक। देखिए ना, एक ज़माने में CPEC के हवाले से काफ़ी ज़्यादा अमेरिका को काफ़ी इशू थे, वो काफ़ी बात करते थे। फिर आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो अमेरिका के एम्बेसडर थे वो गए, ग्वादर का उन्होंने दौरा भी किया। तो काफ़ी हद तक हालिया जो हमने भारत को शिकस्त दी है उसमें चाइनीज़ वेपन इस्तेमाल हुए हैं। पूरी दुनिया कह रही है कि जी चाइनीज़ वेपन इस्तेमाल हुए हैं। उस शिकस्त के बाद अमेरिका के सदर ने हमारे फील्ड मार्शल को बुला के लंच करवाया है। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं हम इसको बैलेंस करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो गए। एंड ऑफ द डे
हमने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, और अभी तक जो हम कर रहे हैं मुझे ये लगता है कि काफ़ी हद तक बैलेंस हो गया। लेकिन जो अमेरिका की नेचर है, अमेरिका ने अभी इस हफ्ते रूस के हवाले से चाइना के ऊपर बड़ी सख्त तनकीद की है, साउथ चाइना सी के हवाले से बड़ी सख्त तनकीद की है। तो अमेरिका की तो कांस्टेंट ये कोशिश होती है कि चाइना को किसी तरीके से आइसोलेट किया जाए, लेकिन वो चाइना के मुकाबले में जिसको खड़ा करना चाह रहे थे खिते में, उसके साथ जो पाकिस्तान ने किया मेरे ख्याल में उसकी वजह से उनको थोड़ा सा उसके बाद सिर्फ हमारा हंसना ही काफी हो जाता है। मुझे आमिर साहब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, मियां साहब के दामाद कैप्टन सफदर साहब, इनका इंटरव्यू बड़ा वायरल हो रहा है और उसमें वो एक इंकशाफ कर रहे हैं, मैं चाह रही थी उस पर आप बात करें। उनके वालिद मोहम्मद इसहाक मरहूम, इनको सदारत की ऑफर हुई लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, और फिर रफीक तारड़ साहब आए, यानी ये वो बात कर रहे हैं 1998 की। देखें, जाहिर है कि वो अपने ससुर के हवाले से बात कर रहे हैं कि उन्होंने ऑफ़र की उन्हें, हालांकि ये जाहिर है मैं उसकी जो बात वो कह रहे हैं वो नवाज शरीफ बता सकते हैं, उस वक्त के लोग बता सकते हैं, लेकिन उस वक्त सरताज अजीज़ ही मैदान में थे, सबसे आगे थे, और ये तारड़ साहब बाद में आए थे, और इनको जाहिर है नवाज शरीफ ने ही चुना। तो मैं तो नहीं कैप्टन सफदर की किसी बात पे ये तबसरा करने के लिए कि जो मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है उसके ऊपर तबसरा नहीं करूँगा कि उनके वालिद को वो बना रहे थे। उन्होंने जहाँ से मुनासिब समझा, बड़े लोगों ने उस वक्त भी एतराज़ात किए थे कि नवाज शरीफ ने सारे पंजाब से लोग लगाए। तो हर पार्टी का जो लीडर होता है वो अपनी मर्ज़ी और अपनी सियासत के हवाले से फ़ैसला करता है। ये नहीं हो सकता कि जी आप अब बताएँ, ठीक है, वो तरदीद करना चाहें तो नवाज शरीफ कर सकते हैं कि कैप्टन सफदर ने क्या बात कही है। कैप्टन सफदर बहुत बातें करते हैं, उन्होंने नवाज शरीफ के इलेक्शन हारने के मसले पे भी बात की है कि उनको किसने हराया, वो तो बहुत सारी बातें कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो जब होगी चीज़ें क्लियर, कभी ज़माना आएगा, क्योंकि कोई बात ये भी चल रही है कि ये चीज़ आप इस पर बात कर सकते हैं जो शहजादा गुस्तासफ वाले मामला हुआ है। एक सेकंड, सिर्फ एक मिनट, मैं सिर्फ आपको उसी से लिंक करता हूं आगे कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के लिए कोई और साहब भी बात कर रहे थे जिसमें उनका फ़ायदा हो सकता था, तो वो नहीं हो सका। वो भी नवाज शरीफ का फैसला था कि एक्सटेंशन अब नहीं जाएगी। इसके ऊपर बड़े लोग मोतरज़ हैं कि पहले क्यों दी। इस पे नहीं आते कि पहले इमरान खान ने आज खुद दे दी थी 19 अगस्त को। ये तो जब उनके मुरब्बी खोसा साहब पड़ गए थे आर्मी चीफ की एक्सटेंशन को, तब जाके ये पार्लियामेंट का रास्ता आज के जो फुल मुकम्मल इंसाफ पीटीआई को देने वाले जज हैं मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने ही ये लिखा था कि आप पार्लियामेंट से करा लें। तो बहुत सारी बातें हैं, अब कितनी बंदों पे बात करें कि जी कैप्टन ने ये कह दिया, कैप्टन ने वो कह दिया। बहुत परत हैं जो आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगे। ठीक है, ये शहजादा गुस्तासफ के हवाले से भी बात करें ना, वो दावा कर रहे हैं कि कई मुलाकातें भी हुई कि वो मियाँ साहब के मुकाबले में जो है वो दस्तबरदार हो जाएंगे, फिर यकीन दहानी वगैरह भी हो गई, लेकिन उसके बाद राब्ता वाब्ता होता रहा और फिर उसके बाद अचानक से गायब हो गए। वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग वो जो है ना इंटरव्यू उनका, वो मैंने पूरा सुना, और सलाह सलीमों किधर किधर पता नहीं, वो काफ़ी अपनी उनकी लोकल लैंग्वेज में बड़ा अच्छा उनका इंटरव्यू था। बात ये है कि एंड ऑफ द डे असल में इशू तो मियां नवाज शरीफ साहब का है ना। एज ए लीडर आप उनको देखते हैं, उनके हवाले से आज अगर कैप्टन सफदर साहब ने ये इंटरव्यू दिया, उसको इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए दी जा रही है कि उसमें नवाज शरीफ साहब का जिक्र है जी। 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म थे, 4थी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने आए थे, अखबारात के अंदर सुर्खियां भी लगा दी गई थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ हज़ारा के अंदर वो अपनी सीट हारे, जो लाहौर में वो सीट जीते हैं उसके ऊपर भी जिस किस्म का सवालिया निशान है, रात को आरओ तब्दील किया गया और जो सारा माहौल है वो पूरे पाकिस्तान में काफ़ी दफ़ा रिपोर्ट हो चुका है। दूसरी बात ये है कि अब कैप्टन सफदर साहब ने ये ओपन फोरम पे कहा है कि वो तो मेरे वालिद को बनाना चाहते थे सदर। तो मेरे लिए तो ये कोई सरप्राइजिंग चीज़ नहीं है। भाई उनका वज़ीर आला होता था, भाई उनका वज़ीर आज़म है, बेटी वज़ीर आला है, समधी नायब वज़ीर आज़म है। तो इसी तरीके से उनके जो दामाद का अगर वालिद सदर बन जाते तो कौन सी ऐसी बात थी। तो ये तो फैमिली लिमिटेड है, इसी तरह होता है, अपनी फैमिली के अंदर ही उन्होंने ओहदे बांटने। इसी वजह से तो जमात टूटी। पहले भी काफ लीग किस लिए बनी थी? परवेज इलाही साहब को बना देते तो शायद कभी भी ना टूटती। तो इसमें खबर तो तब होती है अगर वो ये कहते कि किसी वर्कर को वो बनाना चाहते थे, तो ममनून हुसैन साहब को भी बना दिया था, तो सदर का होता आपको पता है। बिल्कुल जी। अच्छा आमिर साहब, जरा पीटीआई के हवाले से भी बात कर लेते हैं। 5 अगस्त को तहरीक चलाने की बात हो रही है। पहले हम सुन रहे थे कि 5 अगस्त का दिन जो होगा वो तहरीक पीक पर पहुंच जाएगी। बैरून मुल्क का जो एहतजाज होना है उसका तो बाकायदा तौर पर ऐलान भी हो गया, उसके कहाँ पर कौन कौन से मुल्कों में किस किस तरह से एहतजाज किया जाएगा वो भी फहरिस्त आ गई है। लेकिन अगर मैं मुल्क के अंदर देखती हूँ तो यहाँ पर कोई ठोस प्लान अभी तक सामने नहीं आया है, कोई हिकमत अमली नहीं नजर आ सकी है। इसकी क्या वजह आपको दिखाई देती है? इख्तलाफात हैं, तकसीम है, या कोई और वजह है? क्या लगता है आपको?
अली अमीन गंडापुर 12 ज़िले क्रॉस कर गए थे एक दफ़ा में, और एक दफ़ा में वो एक छोटे से रोड से जिससे दूसरी गाड़ी खड़ी हो जाए, तो ख़ास तौर पे वो कह रहे थे कि ट्रक लगा के उमर अयूब और ये वो सारे कोई ऐसी इनके पास थी, छलावे थे ना कि सीमेंट के बैरियर भी निकाल गए और ये हरिपुर जा पहुँचे। वो कहानियाँ सुना दे, शायद उस तरह के छलावे 5 अगस्त को कोई नई बात कर सके कि जनाब अचानक लोग निकल आएंगे और हर जगह पे जमे गफीर होगा। एक तरफ इमरान खान के साहबजादे एक ऐसा स्पेशल प्लेन लाएंगे जिसमें अमेरिका के सेनेटर होंगे, कांग्रेसमैन होंगे, उसमें बरतानिया और यूरोप के होंगे। अतर कादमी साहब की ये इतला है, मैं इस हवाले से कह रहा हूँ। तो कि जब मेरी कोई इतला नहीं है, मैंने तबसरा किया था वो जो साहब मैंने तबसरा किया था, मेरी कोई इतला नहीं है, मैंने तबसरा मान लिया आपने असल में खानदानी जराये के हवाले से बात कही थी, तो तब मैंने ये बात कह दी। मैंने कहा था कि वो अभी तक फैसला नहीं हुआ कि वो कब आ रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा कि कौन आ रहा है। हाँ, उनके साथ कि यही मतलब जो अलीमा खान साहिबा का सरप्राइज़ है कि 5 की सुबह बताएंगे क्योंकि पहले हमारे लोगों को अरेस्ट कर लेंगे, तो सरप्राइज़ तो बन सकता है। इमरान खान के साहबजादे आए और कुछ नहीं, वो ब्रिटिश एयरवेज से इस्लामाबाद उतर जाएं, वो तो आती है, बराह रास्त फैसला करें, फिर फैसला कौन तहरीक चलाएं। अदरवाइज नीचे तो कहानी खत्म है। वो सोशल मीडिया और मीडिया पे तो बड़ी तहरीक चल रही है, यहाँ पे लोग जोर लगा रहे हैं। एक और हमारे सहाफ़ी हसन अयूब साहब, उनका ट्वीट अभी 8-10 घंटे पहले का, आमिर साहब वो ये कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब का जाना ठहर गया है। अली अमीन गंडापुर का है कुछ इसमें सदाकत? हाँ, वो ट्वीट मैंने भी सुना है, लेकिन मैं तो खुद 26 जून को ये खबर दे चुका हुआ हूँ, तो मुझे तो ऐसा इशू नहीं है। हालात उस तरफ जाते हैं, आएंगे, तो मैं तो पहले ये कह चुका हूँ कि भाई अब उस वक्त तो सेनेट के इलेक्शन भी नहीं हुए थे, मखसूस नशिस्तें भी नहीं आई थी। मैंने कहा था कि पीर मंगल तक मखसूस नशिस्तें आएंगी, लेकिन वो जुमे को ही आ गई। वो पीटीआई के वकील को बहुत जल्दी थी फैसला लेने की, उन्होंने कहा जनाब आज ही फारिग करो। ठीक है, एक मुझे सवाल पूछने की इजाजत दीजिएगा सर। फैसला ले लिया। बिल्कुल ठीक, आपकी बात आ गई सामने। अतर साहब, आए रोज जो दहशतगर्दी के वाकयात हमारे सामने हो रहे हैं, वजीर दाखिला हर तरह के हथियार उठाने की बात करते हैं, गंडापुर साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो जिस तरह की बात करते हैं, तर्ज तखातुब हमारे सामने, फिर वजीर आला के ऊपर इल्जाम लगता है कि वो बाकायदा तौर पर भत्ता दे रहे हैं और फिर उसके बाद अपने आप को बचा रहे हैं दहशतगर्दों से। सूबाई हुकूमत जो है वो ड्रोन के इस्तेमाल के खिलाफ बात करती है, वजीर दाखिला कहते हैं सब कुछ इस्तेमाल होगा। अब ये जो बातें हो रही हैं, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है दोनों तरफ से, इसका फायदा उठा रहे हैं दहशतगर्द? यकीनन उठा रहे हैं। देखिए, आपकी अगर यूनिटी नहीं होगी तो वो फायदा उठाएंगे। जिस किस्म के बयान दिए जाते हैं, अगर वजीर दाखिला को पता है कि पाकिस्तान में कोई बंदा तालिबान को पैसे दे रहा है, उसको तो आपको पकड़ना चाहिए। कल राना साहब ने भी यही बात की कि उसके खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए। हमें तो बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान पैसे दे रहा है, अब पता चल रहा है कि जनाब कोई पाकिस्तान से पैसे दे रहा है। दूसरी इस वक्त हालत ये है कि आज ही कहा गया कि ज़ायरीन जो है वो बाई रोड नहीं जाएंगे ईरान। आपके मुल्क में हालत ये है कि आपका एक सूबा ऐसा है कि जहाँ पे पाकिस्तानी ट्रैवल ही नहीं कर सकते, फिर दूसरे सूबे में आपकी प्रायोरिटी ये है कि आपने हुकूमतें गिरानी है, जहाँ पे आपको वोट नहीं पड़ा, जहाँ पे आपका मैंडेट नहीं है, फिर भी आपने मखसूस सीटें ले ली और अब आप वहाँ पे हुकूमत भी गिराना चाहते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लेना कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। अगर आप मामलात को हल करना चाहते हैं, इस वक्त देखें रोज़ जवान शहीद हो रहे हैं, रोज़ हमारे शहरी शहीद हो रहे हैं, क्या इस वक्त ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम हुकूमतें गिरा रहे हों, सियासी खरीदो फरोख्त कर रहे हों? पर अनफॉर्चुनेटली टू बी ऑनेस्ट लगता है कि ज़ाती और सियासी मफादात हावी आ जाते हैं। मामलात को हल करने के लिए दोनों तरफ से संजीदगी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया थरकारी इलियास राना साहब, आप दोनों मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, एक और संजीदा मामला है, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। पाकिस्तान हमेशा दुश्मन की आंख में खटकता है, चाहे वो पड़ोस में बैठा हो या फिर 7 समंदर पार बैठा हो। दुश्मन की रोज़े अव्वल से कोशिश होती है कि कैसे इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम किया जाए, किस तरह बदअमनी फैलाई जाए, किराए के गद्दारों को इस्तेमाल करके कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाया जाए। ऐसी ही एक कोशिश फिर हो रही है और इसका इंकशाफ फ़लस्तीनी सहाफ़ी अब्दुल्ला मूसवी ने आलमी नशरियाती इदारे अल जज़ीरा पर अपनी स्टोरी में किया है। मूसवी के मुताबिक वाशिंगटन थिंक टैंक मिडल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक नए प्रोजेक्ट बलूचिस्तान स्टडीज़ का आगाज़ हुआ है। ये थिंक टैंक सन 1998 में कायम हुआ है और हमेशा से इजराइल के हामी एजेंडे को फ़रोग़ देता रहा है। यहाँ हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस थिंक टैंक के बानी कोई अमरीकी शहरी नहीं है, बल्कि इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक रिटायर्ड कर्नल यगाल कामोन हैं और वो 20 साल से ज़ायद अरसे तक इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए अपनी खिदमात अंजाम देते रहे हैं।
मिडल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह इदारा कम से कम सन 2012 से इसराइल के लिए गैर सरकारी तौर पर इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठा करने का काम करता है। और यहाँ हैरान कर देने वाली जो दूसरी बात है वो ये है कि इस प्रोजेक्ट का आगाज़ ईरान पर हमले से सिर्फ एक दिन पहले हुआ है और मुसन्निफ के मुताबिक इसराइल अपने जोग्राफियाई मफादात के लिए इस प्रोजेक्ट के ज़रिए सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि ईरान पर भी नज़र रखना चाहता है, क्योंकि बलूचिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम है। इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान तो कुछ ईरान में भी आता है। मजमून में लिखा गया है कि इस इदारे की वेबसाइट पर आलमी बिरादरी से अपील की गई है कि मगरिब बलूचिस्तान का नेचुरल एलाय है। मजमून में सिर्फ इसराइली नहीं बल्कि भारतीय हाथ को भी बेनकाब किया गया है। इसकी मिसाल पेश करते हुए मुसन्निफ लिखते हैं कि इदारे की वेबसाइट पर मीर यार बलोच नामी शख्स का तारुफ बतौर मुशीर करवाया गया है। मीर यार बलोच के बारे में मजीद बताया गया है कि ये पुरस्कार शख्स है जिसके बारे में सिर्फ भारतीय न्यूज़ वेबसाइट्स की जानिब से रिपोर्ट शाये की गई हैं और इसकी ज़िंदगी के बारे में सिर्फ वही मालूमात फराहम की गई हैं जो मिडल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर मौजूद हैं। यानी इसराइल और भारत बलूचिस्तान के हवाले से एक पेज पर हैं। बलूचिस्तान की कौम परस्त तंजीमें भी मीर यार बलोच के एक्स अकाउंट को जाली करार देते हुए ये वाज़ेह कर चुकी हैं कि मीर यार बलोच नामी अकाउंट को उन रियासतों की जानिब से बनाया गया है जो खित्ते में अपने मफादात रखती हैं और इसके ज़रिए अपने मकासद के हुसूल की ख्वाहिशमंद हैं। हालिया दिनों में बलूचिस्तान में होने वाले मुसाफिर बसों पर हमलों से ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि ये कोई जद्दोजहद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दहशत गर्दी है जिसका खुरा पहले हिंदुस्तान और अब इसराइल से जाकर मिल रहा है। यानी फितना उल हिंदुस्तान अब फितना उल इसराइल भी बनने जा रहा है और ये हालात इंतहाई तशवीशनाक हैं। जो लोग कौम परस्ती के नाम पर अलहदगी का नारा लगाते हैं वो पहले हिंदुस्तान से मदद लेते हैं और अब इसराइल के भी मदद के तालिब होंगे। पाकिस्तान के अवाम, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के अवाम होशियार हो जाएं। पाकिस्तान दुश्मनों की चालों को समझे और नाकाम बनाएं इसे। किसी शख्स के लिए नहीं, किसी इदारे के लिए नहीं, किसी पार्टी के लिए नहीं, अपनी रियासत के लिए, इस्लाम के लिए और पाकिस्तान के लिए। वक्त ख़त्म हो गया प्रोग्राम का। इंशाअल्लाह जुमे को मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।